हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी विभाग, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है निबंध का वर्गीकरण। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी निबंध की परिभाषा और निबंध की विशेषताओं पर, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे निबंध का वर्गीकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, निबंध का वर्गीकरण करें तो हम कह सकते हैं कि निबंध 7 प्रकार के होते हैं। पहला, विवरणात्मक निबंध, यानी इसके अंतर्गत इस प्रकार के निबंध में किसी काल विशेष की घटनाओं, युद्ध, जीवन गाथाओं आदि का वर्णन होता है। उनका विवरण प्रचलित गतिशील शैली में दिया जाता है। इसके बाद दूसरा निबंध है, यानी दूसरा निबंध का जो प्रकार है उसे कहते हैं विचारात्मक निबंध, यानी किसी भी विषय पर विचारात्मक भावों का युक्तिकरण करना इस प्रकार निबंध के अंतर्गत आता है। इसमें बुद्धिमत्तापूर्ण विवेचना, विश्लेषणात्मक तथा विचार प्रधान विषय का प्रतिपादन विश्लेषणात्मक शैली में किया जाता है। इसके बाद इसका तीसरा जो भाग है उसे कहेंगे कथात्मक निबंध, यानी इस प्रकार के निबंध किसी घटना विशेष को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के निबंध सरल भाषा तथा सुबोध शैली में लिखे जाते हैं। इसके बाद अगला जो वर्गीकरण है उसका नाम है व्याख्यात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी प्रकार के विषय के प्रतिपादन के लिए उपमानों और व्यवहारों का आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार के निबंधों के लिए तर्कयुक्त विवेचना शक्ति, स्पष्टता और भावोत्पादक की बड़ी ही आवश्यकता होती है। इसके बाद अगली विशेषता जो है, यानी अगला वर्गीकरण भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध हृदय की अनुभूतियों, वृत्तियों एवं भावों के सच्चे प्रकटीकरण के साथ लिखे जाते हैं। भाषा भी भावों के अनुसार वेगवान, शिथिल और तीव्रतायुक्त होती है। भावों का प्रबल आवेग इस प्रकार के निबंधों में मिलता है। इस प्रकार से अगला जो वर्गीकरण है वो है आत्मपरक निबंध। इस प्रकार के निबंध व्यक्ति प्रधान होते हैं। लेखक अपनी व्यक्तिगत घटनाओं, विचारों और भावों को इसमें प्रकट करता है। हिंदी साहित्य में इस प्रकार के आत्मपरक निबंध कम ही पाए जाते हैं। इन निबंधों के प्रतिपादन करने में लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिपादन बहुत ऊंचा हो जाता है। इसके बाद लास्ट विशेषता जो है वो है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी भी प्रकार की घटना और विचारों का वर्णन होता है। ऐसे निबंधों में भाषा में व्याख्यात्मकता का पुट रहता है और वर्णन प्रधान इसमें आवश्यक रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इनके 7 प्रकारों को जाना। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनकी हेडिंग्स को। पहला था निबंधात्मक वर्णन, मतलब निबंध, विवरणात्मक निबंध। दूसरा विचारात्मक निबंध। तीसरा कथात्मक निबंध, व्याख्यात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, आत्मपरक निबंध और आखिरी था वर्णनात्मक निबंध। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे निबंधों के अंग कौन कौन से हैं। इस प्रकार निबंधों के द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार भली प्रकार किया और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। निबंध के कलेवर के अनुरूप इसको 4 भागों में या 4 अंगों में बांटा जा सकता है। यदि कोई निबंध इन अंगों के क्रम से लिखा जाएगा तो उनके सौंदर्य अधिक बढ़ जाएगा। पहला है शीर्षक,
यानी निबंध का जो पहला अंग है वो है शीर्षक। इसके अंतर्गत निबंध का नामांकन किया जाता है। निबंध का शीर्षक देखकर ही निबंध के महत्व का ज्ञान पाठक को होता है। यह अपेक्षाकृत जितना ही छोटा होगा उतना ही अच्छा और प्रभावोत्पादक होगा। बड़े आकार का शीर्षक अच्छा नहीं होता, इसका आकार लघु से लघु होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो अंग है वो है प्रारंभ। निबंध के प्रारंभ को उसकी प्रस्तावना भी कहते हैं। इसमें निबंध को परिचय के रूप में प्रस्तुत करते हैं और संपूर्ण निबंध की पृष्ठभूमि या भूमिका लिखी जाती है। भूमिका में आगे लिखे जाने वाले विषय का संबंध भली प्रकार निभाया जाता है, यही भूमिका उत्तम मानी जाती है। इसके बाद इसका अगला अंग है मध्य। इस भाग में निबंध का वर्ण विषय तथा उसका मुख्य भाग रहता है। निबंध का साफल्य बहुत कुछ इसी भाग पर निर्भर करता है तथा उसका असली रूप इस भाग में बहुत कुछ निखरता है। इसके बाद है इसका अंत। निबंध का चौथा है अंग, वो है अंत। इस भाग में संभवतः संपूर्ण निबंध का सारांश निहित रहता है। इस भाग में थोड़े रूप में सारे अंश को सार रूप में कह दिया जाता है तथा इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव पाठक के ऊपर स्थायी रूप में प्रभाव रहता है। धन्यवाद।